नमस्ते दोस्तों, शिक्षा विद शालिनी में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि आप सब ने मेरे वीडियोस को लाइक किया और इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे। उन सब के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अच्छा, तो दोस्तों अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे आनुवंशिकी, उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम लोग समझ रहे थे जीन। दोस्तों वीडियो कट गया था बीच में से, बट कोई बात नहीं, हम वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे जीन। जीन में क्या देखा था हमने कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन गुणसूत्र वो जो बने होते हैं डीएनए से। और जो डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है जो किसी गुण को धारण करता है, उसे जीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हमारी इस तरीके से कोई डीएनए है तो इसका एक छोटा सा भाग जो किसी विशेष गुण को धारण करता है उसे जीन कहते हैं। विशेष गुण कैसे हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया था, आंखों का रंग विशेष हो सकता है क्योंकि किसी का हरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है, या बालों का रंग हो सकता है, या जैसे अगर पुष्प की बात करते हैं तो मटर के पौधे की बात करते हैं तो उसमें पुष्प का रंग बैंगनी हो सकता है, सफेद हो सकता है, या फली की आकृति आपकी फूली हुई हो सकती है, संकीर्णित हो सकती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक विशेष गुण होता है, हर किसी में अपना एक विशेष गुण होता है, और वो जो विशेष गुण होता है उसको धारण करता है, उसे जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये जीन डीएनए का ही एक छोटा सा भाग होता है। तो यहाँ तक तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में। इसके बाद देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने एक टेबल बनाई थी, ये वाली। ये टेबल क्यों बनाई थी वो मैं ये बताना चाहती थी कि हम है ना मटर के पौधे को, जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, तो मेंडल ने कौन सा प्रयोग किया था मटर के पौधे पर? वो कहाँ पर काम करते थे? ऑस्ट्रिया में पादरी थे। तो उन्होंने मटर के पौधे पर जो कार्य किया था, उन्होंने इन 7 गुणों को लेकर कार्य किया था। मटर के पौधे के इन 7 गुणों पर लेकर उन्होंने अपना काम किया था। और ये जो गुण काम किया था उसमें उन्होंने उसके कुछ गुण देखे कि जैसे उन्होंने देखा कि जो पौधे का आकार होता है वो या तो लंबा होता है या बोना होता है ना। जैसे पुष्प का रंग होता है वो या तो बैंगनी होता है या सफेद होता है। तो इस तरीके से इन 7 गुणों को एक साथ लेकर उन्होंने काम किया था, और जो सारणी बनाई थी वो इन्हीं 7 गुणों की सारणी बनाई थी। ठीक है, तो अब जैसे मान लो उन्होंने पुष्प का रंग लिया, बैंगनी और सफेद, तो इसमें उन्होंने एक चीज देखा कि कुछ गुण प्रभावी होते हैं और कुछ गुण अप्रभावी होते हैं। अब ये जो प्रभावी और अप्रभावी होने वाला गुण है वो हम जस्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे, जहां हम मेंडल के नियम देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लें कि हम जब भी कोई एक गुण लेंगे, जैसे कि अगर हम पौधे का आकार लेंगे तो उसमें 2 प्रकार से हमें दिखाई देगा, या तो वो लंबा दिखाई देगा या बोना दिखाई देगा। तो जब भी वो लंबा दिखाई देगा तो हम उसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब भी वो हमें बोना दिखाई देगा उसे छोटे टी से यानी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे अगर सपोज करते हैं हमें फली का रंग, अगर हमें फली का रंग हरा दिखाई देगा तो हम उसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर पीला दिखाई देगा तो उसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ कुछ नोटेशन लिखे हुए, जैसे बीज का रंग है। तो वैसे तो हम मैक्स टू मैक्स 2 गुण एक साथ लेकर चलेंगे, 2 से ज्यादा हमें नहीं लेने हैं, बट फिर भी जैसे आप पौधे के आकार के लिए लिख दिया मैंने यहाँ पर, फली के रंग के लिए लिख दिया है, बीज के रंग के लिए लिख दिया है, और इनके लिए भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बैगनी के लिए आप कैपिटल वी यूज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो होते हैं कुछ गुण, और ये प्रभावी अप्रभावी होना हम प्रथम नियम में पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे होता है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। ठीक है, लक्षण प्रारूप मतलब होता है फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप मतलब फिनोटाइप, और जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपके लक्षण होते हैं, यानी कि जो दिखाई देता है आपको, किसी प्रयोगशाला में नहीं जाना है, आपको बाहरी तौर पर जो दिखाई दे रहा है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक पुष्प है मटर के पौधे का, और वो लाके मैंने आपको दिखाया कि बताओ इसका रंग बैंगनी है कि सफेद है, तो क्लियरली दिखाई देता है कि इसका रंग आइदर बैंगनी है या सफेद है, जैसा भी है। अगर हम मार्कर की बात करें तो भाई ये ब्लैक है, ये आपको रेड दिखाई देगा। तो जो चीज बाहर से दिखाई देती है वो सब होते हैं लक्षण प्रारूप। लेकिन उसके
अंदर, जीन के अंदर क्या छुपा हुआ है, जीन के अंदर उसके कौन से जीन है जो ये बताते हैं कि उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसे जीन प्रारूप कहते हैं। इसे हम कैसे पहचानेंगे, अगेन ये जब हम लॉ देखेंगे, नियम देखेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझें, लक्षण मतलब जो बाहर से दिखाई देते हैं, जीन मतलब उनके जीन क्या कहते हैं, उनके जीन के अंदर किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, उसे जीन प्रारूप कहते हैं। ठीक है, तो ये थी परिभाषा। इसके अलावा एक परिभाषा और देखते हैं, उसका मतलब ये है, जैसे देखिए, एक संकर, द्विसंकर, त्रिसंकर और बहुसंकर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी एक गुण को लेकर, वो गुण कोई भी हो सकता है सातों में से, जब आप किसी एक गुण को लेकर प्रयोग करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं तो वो एक संकर होता है। जब आप दो गुणों को लेकर, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, तो कोई भी दो गुणों को एक साथ लेकर प्रयोग करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, उन्हें द्विसंकर कहते हैं। और तीन गुणों को लेकर करेंगे तो त्रि हो जाएगा, और बहुगुण यानी कि बहुत सारे गुणों को लेकर एक साथ प्रयोग करेंगे तो उसे बहुसंकर कहते हैं। ठीक है, तो कई सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो आप एक संकर से निकाल सकते हैं, और कई सारे गुण ऐसे हैं जो हम द्विसंकर से निकालेंगे। मैंने आपको बताया था, दो से ज्यादा गुणों के बारे में एक साथ दो से ज्यादा गुणों के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना रहेगा। तो संकर शब्द का मतलब होता है मिक्स करना। तो एक संकर यानी कि जब एक गुण को मिक्स करके आप प्रयोग को निकाल रहे हैं तो वो एक संकर कहलाएगा। ठीक है, यहां तक तो थी हमारी इसकी बात। इसके अलावा अगर कोई परिभाषा और आती है तो मैं आपको बताती जाऊंगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताई थी कि युग्मक क्या होता है और युग्मनज क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, जब कोई भी मात्र सेल होती है, मात्र कोशिका होती है, तो मात्र कोशिका जब दो भागों में बढ़ जाती है तो इसे युग्मक कहते हैं। ठीक है, ये एक युग्मक बन गया और ये भी एक युग्मक बन गया। तो जब भी मात्र कोशिका दो भागों में टूट जाती है अर्धसूत्रीय विभाजन से, तो उसे युग्मक कहते हैं। और जब माता और पिता के युग्मक मिलते हैं, जब माता और पिता के युग्मक वापस से मिलते हैं, उसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि युग्मक जब भी बात किया जाएगा तो उसके अंदर एक क्रोमोसोम होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लंबे और बौने की बात करूं तो सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा, वो युग्मक होगा। और युग्मनज की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर दो क्रोमोसोम्स होंगे। यानी कि अगर जो हम डायग्राम बना रहे थे उसमें इस तरीके से डबल क्रोमोसोम्स होते हैं तो युग्मनज होगा, और जब एक होगा तो हम उसे युग्मक कहेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा देखिए। और एक लास्ट चीज और देखते हैं, वो ये है कि जनक पीढ़ी क्या होती है। जनक पीढ़ी का मतलब होता है कि सबसे पहले आपने कौन सी कोशिकाएं ली हैं। तो जो मातृ या पितृ कोशिकाएं होती हैं वो जनक पीढ़ी कहलाती है। इनसे जो संतति उत्पन्न होती है उसे F1 पीढ़ी कहा जाता है, और इसके जो युग्मक बनाए जाते हैं और उनसे अगली जो पीढ़ी पैदा होती है उसे F2 पीढ़ी कहते हैं, उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। तो यानी कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो या तो हम जनक पीढ़ी से F1 पीढ़ी तक जाएंगे और F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी तक जाएंगे, और जितना भी जरूरत पड़ेगी उतना चले जाएंगे। लेकिन कुल मिला के इसे जनक पीढ़ी कहा जाता है, इसे F1 पीढ़ी कहा जाता है और इसे F2 पीढ़ी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम आ जाते हैं सीधे मेंडल के नियम पर, क्योंकि मेंडल का नियम जैसे पढ़ेंगे ना तभी आपको पीछे की सारी चीजें क्लियर होंगी। मेंडल के नियम जब तक नहीं देखते तो पीछे की सारी चीजें समझ नहीं आ पाती हैं इतने अच्छे से। तो देखिए, मेंडल का पहला नियम, उसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। अब ये प्रभाविता का नियम क्या कहता है, देखिए, ये यूं कहता है कि आप एक संकर पौधा लीजिए। एक संकर का मतलब है कि आप एक गुण के ऊपर काम करेंगे। दूसरा द्विपर्यासी। द्विपर्यासी का मतलब होता है कि दो अलग अलग गुण वाले, जैसे कि अभी बताती हूँ। द्विपर्यासी मतलब दो अलग अलग। और उसके बाद आपने करवाया
F1 पीढ़ी प्राप्त की। ठीक है, अब देखिए क्या बोलते हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम ये कहता है कि आपने कोई एक पौधा लिया, उसमें आप एक गुण लीजिए, एक गुण लीजिए। तो आपने एक गुण ले लिया पिता में, और आपने माता में भी एक गुण लेना है, लेकिन वो बिपर्यासी होना चाहिए, यानी कि अलग होना चाहिए। बिपर्यासी मतलब टोटली डिफरेंट। तो आपने टोटली डिफरेंट ले लिया, ये लो। ठीक है, आपने अगर इसको शुद्ध, बिपर्यासी शुद्ध पौधे, ठीक है। तो ये यूं कह रहे हैं कि आप एक संकर करवाइए। एक संकर का मतलब है कि आप सिर्फ एक गुण के ऊपर काम करेंगे, बाकी के 6 गुणों के बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि आप बिपर्यासी शुद्ध पौधे लीजिए। बिपर्यासी शुद्ध पौधे का मतलब है कि शुद्ध का मतलब तो ये हो गया कि आप ऐसा कुछ नहीं लेंगे कि उसमें बड़ा भी है और छोटा भी है। शुद्ध ये होता है, और मिक्स जब कर देते हैं, यानी कि जैसे ये जो है ना, ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है और ये शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि आप शुद्ध पौधे लीजिए 2। ठीक है, आपने 2 शुद्ध पौधे ले लिए। अब इनके बीच में आप क्या करवाइए, संकरण करवाइए। तो आपने क्या करवाया, एक गुण में जो कि बिल्कुल अलग अलग थे, शुद्ध पौधे थे, उनके अंदर आपने संकरण करवाया। अब मैं संकरण जब करवाऊंगी, कभी भी आप संकरण करवाएंगे तो उसका नियम देखिए, आप कैसे करवा के देखेंगे कि जब आपने ये लिए तो हमने इनसे सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, युग्मक। तो इसके युग्मक कैसे बनेंगे, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये अलग चला गया, ये अलग चला गया। और अब आपने इसके युग्मक बनाए तो कैसे होगा, ये लीजिए, इसके युग्मक बन गए ना। अब इन्होंने बोला है कि इनके बीच में क्या करवाइए, संकरण। अगली स्टेप थी हमारी, F1 पीढ़ी प्राप्त करवाने के लिए आपको क्या करवाना है, संकरण। यानी कि आपने एक संकर पौधे लिए, बिपर्यासी अलग अलग गुणों वाले शुद्ध पौधे लिए, और F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए आपने उनमें संकरण करवाया। तो मैंने पहले शुद्ध पौधे लिए, उनके युग्मक बनाए, अब उनके अंदर करवाया जाएगा संकरण। अब देखिए संकरण हमेशा कैसे करवाना, ये डायग्राम बनाते बनाते कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किसके साथ लेना है। तो आपने पिता कोशिका ली, उसके साथ में एक माता कोशिका मिलाई, आपने यही पिता कोशिका से अगली माता कोशिका मिला दी, यानी पिता का ये वाली कोशिका दोनों माता युग्मक के साथ अटैच हो सकता है। भाई आपके एक पिता है, एक माता है, पिता के अंदर 2 युग्मक बने हैं, माता के अंदर भी 2 युग्मक बने हैं। तो पिता का ये वाला युग्मक माता के किसी भी युग्मक के साथ जुड़ सकता है। सिमिलरली पिता का ये वाला युग्मक माता के किसी भी युग्मक के साथ जुड़ सकता है। अगर पिता का ये वाला युग्मक माता के पहले वाले से जुड़ता है तो आपको इस तरीके से संरचना प्राप्त होती है। अगर पिता का पहला वाला माता के दूसरे वाले युग्मक के साथ जुड़ता है तो आपको ये वाली संरचना प्राप्त होती है। अगर पिता का दूसरा वाला पहले वाले के साथ अटैच होता है तो आपको ये वाली और वापस से ये वाली। देखिए इस टी के साथ ये लगा दो या ये वाला लगा दो, इस टी के साथ ये वाला लगा दो या ये वाला लगा दो, आपको फाइनली मिलने वाला तो यही है, सेम। ठीक है, तो अभी तो उन्होंने बोला था कि अगर आप ऐसा करवाते हैं तो हमने ऐसा करवा दिया। अब क्या होगा, अब उन्होंने ये बोला कि उससे जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, यानी कि ये तो हमारे क्या थे, जनक पीढ़ी। मैंने बताया था आपको जनक पीढ़ी यानी कि वे माता पिता जिनसे हम जिनके साथ हम संकरण करवा रहे हैं, तो वो जनक पीढ़ी होती है। तो जनक पीढ़ी से ये तो युग्मक बने हैं, यानी कि यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो युग्मक बने हैं, और इनसे जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है ये है हमारी F1 पीढ़ी। तो यहाँ से जो हमारी F1 पीढ़ी प्राप्त होती है वहां पे क्या होता है, वहां पर ये होता है कि हमें एक गुण प्राप्त होता है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे पहले एक और चीज समझाती हूँ। ये तो शुद्ध लंबा था, तो ये हमें दिखाई कैसा दे रहा है, लंबा दिखाई दे रहा है। और इसके जीन कैसे हैं, ये भी लंबे के जीन है, देखिए कैपिटल टी, और ये भी लंबे के जीन है। ठीक है, ये हमें कैसा दिखाई देता है, बोना। इसमें जीन कौन से हैं, ये भी छोटे के बौने के जीन हैं, और ये वाले भी हमारे बौनेपन के जीन हैं। लेकिन ये वाले जो पौधे आएंगे ना, वो हमें दिखाई कैसे देंगे, वो हमें लंबे दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसको यहाँ पे एक अलग से समझाती हूँ। आप इसको देखिए, अगर आपका कैपिटल टी है ना, तो इसके जीन भी लंबे के हैं और दिखाई भी लंबा देगा। ठीक है, ये आपका ये है, तो ये आपके जीन भी छोटे हैं और दिखाई भी छोटा देगा। लेकिन अगर आपका ये इस तरीके से आता है तो ये आपका
दिखाई लंबा देगा, लेकिन इसमें जीन दोनों के हैं, लंबे के जीन भी हैं और बोने के जीन भी हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये तो मेरा होता है जीन प्रारूप, जो कि लंबे के जीन प्रारूप, बोने का जीन प्रारूप और लंबा प्लस बोना दोनों का जीन प्रारूप। लेकिन अगर मैं लक्षण प्रारूप की बात करूं तो ये मुझे लंबा दिखाई दे रहा है, ये मुझे बोना दिखाई दे रहा है, और ये बीच का नहीं दिखेगा, ये भी आपको लंबा ही दिखेगा, ये भी आपको लंबा दिखाई देगा। तो इन्होंने यही कहा था कि अगर आप दो गुणों को लेकर जो कि शुद्ध है मिलाकर संकरण करवाते हैं तो पहली पीढ़ी में जो पीढ़ी प्राप्त होती है वो आपकी उस गुण को लेकर चलेगी जो कि प्रभावी है। यानी कि यहाँ पे चारों पौधे है तो संकरण, है तो इनके अंदर मिक्सिंग, इनका जो जीन प्रारूप है वो शुद्ध नहीं है, लेकिन ये आपको दिखाई कैसे देंगे, लंबे। तो मुझे कैसे पता चला कि लंबा वाला जो पन है, लंबापन जो है वो प्रभावी गुण है, ये कैसे पता चला, वो मुझे यहाँ से पता चला कि जब आप एक शुद्ध लंबा और शुद्ध बोने को करवाएंगे तो आपको दिखाई क्या दे रहा है, आपको लंबा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों में आपने ये कैसे डिसाइड किया कि जो लंबापन है वो प्रभावी गुण है, बोनापन प्रभावी नहीं है। इसको मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जब आप फली का रंग ले रहे थे तो आपने ये कह दिया कि हरा रंग प्रभावी है, पीला रंग प्रभावी नहीं है। और वहीं आप जब बीज का रंग ले रहे थे तो आपने कह दिया कि पीला रंग प्रभावी है जबकि हरा रंग प्रभावी नहीं है। ये भी हरा था, ये भी हरा था, लेकिन यहाँ पे आपने हरे रंग को प्रभावी कहा है और यहाँ पर आपने पीले रंग को प्रभावी कहा। ये कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे शुद्ध पीला, हम ये बीज का रंग ले लेते हैं, बीज का रंग शुद्ध पीला लिया था, बीज का रंग शुद्ध हरा लिया था, तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुए थे बीज वो पीले प्राप्त हुए थे। इसका मतलब है कि पीला रंग प्रभावी था। इसमें क्या हुआ कि गुण तो दोनों के हैं, लंबेपन के और बौनेपन के, लेकिन दिखाई क्या दिया आपको, लंबा दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लंबापन का गुण था ना उसने बोनेपन के गुण को दबा दिया। तो एक प्रभावी हो गया जिसने दबा दिया और जो दब गया वो अप्रभावी हो गया। इस प्रकार से हमने डिसाइड किया कि ये जो लंबापन है वो प्रभावी गुण रहेगा, इसीलिए हमने जो भी गुण प्रभावी रहे थे उनको यहाँ रखा। जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने पुष्प का रंग लिया था बैगनी और शुद्ध बैगनी लिए और शुद्ध सफेद लिए, और उनके अंदर जब करवाया था तो उनके जो प्राप्त हुए थे, जो पौधे प्राप्त हुए थे, उन सब में बैगनी रंग लगा था। तब उन्होंने बोला कि अरे हमने तो सफेद के जीन भी मिलाए थे इसमें, हमने तो सफेद के जीन भी मिलाए थे, पर ऐसे कैसे हुआ कि बैगनी बैगनी फूल लगे, सफेद फूल तो लगे ही नहीं है। उसका मतलब ये था कि सफेद के गुण उसके अंदर छुपे तो हैं, उसके जीन में सफेदपन तो है, लेकिन सफेद रंग प्रभावी नहीं है, इसलिए सफेद रंग दिखाई नहीं दिया, सिर्फ बैंगनी रंग दिखाई दिया। मैं वापस एक कंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा नई चीज है, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, आई होप कि शायद समझ आ जाए। कुल मिला के बात यह है कि आप शुद्ध एक पौधा लीजिए, दूसरा पौधा भी शुद्ध लीजिए, उनके बीच में संकरण करवाइए, तो जो गुण आपको दिखाई देगा पहली पीढ़ी में जो गुण आपको दिखाई देगा वो प्रभावी गुण होगा, और जो गुण आपको दिखाई नहीं देगा वो अप्रभावी गुण होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अप्रभावी गुण खत्म हो गया है, बस वो कुछ देर के लिए छुप गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रभाविता का नियम। तो अगर हम इसे स्टेटमेंट में डालें तो उन्होंने कहा कि जब एक संकर पौधों में द्विपर्याशी और शुद्ध पौधों के अंदर संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक गुण प्रकट हो जाता है, उसे प्रभावी गुण कहते हैं, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ये। यहाँ से आपको थोड़ा सा लक्षण और जीन प्रारूप भी और क्लियर हुआ होगा। शुद्ध पौधे होते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार के गुण लिए जाते हैं, संकर पौधे होते हैं जहाँ मिक्स आता है, और दिखाई कौन से गुण देते हैं, जो प्रभावी होते हैं। बस ये हमारी खास बात थी इस वीडियो की। इसके बाद दो और हैं, वो दोनों एक ही वीडियो में आई होप कि फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आगे हमें कौन से वीडियोस, बताते रहिए कि कौन से वीडियोस बनाने हैं, अकॉर्डिंगली हम आपका कोर्स पूरा करवा देंगे। और वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। आप पढ़ते रहिए इसी तरह से और मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।